जिस एसआईपी तो आपके लिए आसान इन्वेस्टर हाइयर रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। हम सबको यह पता है कि एसआईपी होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम तो मंथली, वीकली और एनी स्पेसिफिक इंटरवल्स में भी हम तो इन्वेस्ट कर सकें। इसी कारण के लिए हम तो इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकेंगे। लेकिन यह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप तो किस तरीके से हाइयर रिटर्न्स कमा कर सकेंगे, इसी कारण के लिए हम तो इसको 5 अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जिसके वजह से आपको जवाब मिलते हैं। पहले चीज़ आप कंसिडर करना चाहिए कि किस तरीके का एसेट क्लास तो आपको एसआईपी शुरुआत करना चाहिए। हो सकते हैं कि डेप्थ एसआईपी और कि इक्विटी एसआईपी। डेप्थ फंड में भी आप तो एसआईपी कर सकेंगे। डेप्थ फंड में अगर आपने एसआईपी शुरुआत करना चाहते हैं तो ये तो बैंक आरडी की तरह होते हैं और इसका रिटर्न्स तो बैंक एफडी की तरह हो सकेंगे। जब आप करंट सिनेरियो अज्यूम कर दिया जाते हैं तो डेप्थ एसआईपी का रिटर्न्स हो सकते हैं कि 6 to 8%। उसी समय अगर आपने इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स देखें तो ये तो स्टॉक मार्केट बेस्ड होने के कारण इसमें रिस्क और रिटर्न तो दोनों ज़्यादा होते हैं। जब आपने 2013 साल से शुरू होते हुए 2023 साल तक टाइम फ्रेम देखें तो इसमें सेंसेक्स का रिटर्न होते हैं कि 12.6 और निफ्टी का रिटर्न होते हैं कि 12.5। जब आप यह सभी जानकारी लेते हैं तो आपको यह पता चलता है कि इक्विटी इससे भी ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर के लिए दे सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि डेप्थ एसआईपी से इक्विटी एसआईपी तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न कमा कर सकेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म एसआईपी करना चाहते हैं और कि लॉन्ग टर्म एसआईपी। अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी कर दिया जाते तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो आपका फेयर में होते हैं, क्योंकि अगर आपने मार्केट जब हाई में होते हैं और कि मिडिल में होते हैं और लो में होते इन्वेस्ट कर दिया जाते तो यह सभी प्राइसेस को लेते हुए एवरेज कॉस्ट प्राइस तो बना कर दिया जाते हैं। जब मार्केट तो रिकवर कर दिया जाते हैं और मार्केट तो तेज़ी से रिकवर करते हैं, इसके वजह से आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी कारण के लिए जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इक्विटी फंड में एटलीस्ट आप तो 5 to 7 ईयर्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 5 to 7 ईयर्स में एक मार्केट साइकिल तो पूरे हो सकेंगे। इसी कारण के लिए एक पूरे मार्केट साइकिल के लिए आप तो ज़्यादा कमिटेड होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। किसी भी कारण के लिए आप तो वो इन्वेस्टमेंट को रुक नहीं करना चाहिए। जब आप इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते ही आपके लिए बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि इक्विटी एसआईपी तो अब तो मिनिमम 5 to 7 ईयर्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हम कंसिडर करने वाले तीसरी चीज़ होता है कि इनकन्सिस्टेंट एसआईपी वर्सेस कंसिस्टेंट एसआईपी। जब इन्वेस्टर एसआईपी शुरुआत कर दिया जाते हैं तो वो तो वीकली और मंथली बेसिस में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एसआईपी शुरुआत करने में उतना मुश्किल नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जब देखें तो कुछ इन्वेस्टर्स तो कुछ फाइनेंशियल परिस्थितियों के लिए वो तो इन्वेस्टमेंट को रुकने के बारे में सोचते हैं और इसी कारण के लिए वो तो एसआईपी को एंटायरली रुक भी कर सकेंगे। और कुछ इन्वेस्टर्स तो इसी तरह सोचते हैं कि अब तो मार्केट तो उतना अच्छा से नहीं चलने के कारण वो तो एसआईपी इसी समय कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो तो कारण दे सकें कि ये तो एफडी रिटर्न ही देने के कारण और अब इसका प्रिंसिपल तो कम होने के कारण वो सोचते हैं कि अब एसआईपी कंटिन्यू करना उतना एडवाइसेबल नहीं हो सकेंगे। इसी कारण के लिए यह लोग तो एसआईपी को रुक भी कर सकेंगे। लेकिन इक्विटी एसआईपी में एक एडवांटेज होते हैं। जब देखें तो इक्विटी एसआईपी में एक बिगर एडवांटेज होता है कि वॉलीटैलिटी, क्योंकि जब मार्केट तो नीचे गिरते हैं आपको यूनिट्स खरीदने के लिए ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि यूनिट्स का प्राइस तो ज़्यादा नीचे गिरते हैं। इसी कारण के लिए यूनिट्स खरीदने के लिए आपको डिस्काउंटेबल प्राइस होते हैं। जब आप एसआईपी कंटिन्यू कर दिया जाते हैं तो यह समय को आप तो उपलब्ध कर सकेंगे और जब मार्केट तो रिकवर होते उसी समय यह यूनिट्स का वैल्यू भी राइज होने के कारण आपका ओवरऑल एनएवी भी राइज हो सकेंगे और इसके वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में एक इनकन्सिस्टेंट बेसिस से आप तो कंसिस्टेंट बेसिस में एसआईपी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखने वाले चौथे चीज़ होते हैं कि फिक्स्ड एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी। फिक्स्ड एसआईपी में देखें तो इन्वेस्टर के लिए चूजन इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो तो कमिटेड होना चाहिए कि फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर इन्वेस्टर तो मंथली एसआईपी शुरुआत कर दिया जाते हैं तो वो तो 10,000 और 50,000 हर महीने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एसआईपी तो इसी तरह की काम करते हैं। स्टेप अप एसआईपी में देखें तो अगर इन्वेस्टर तो 10,000 से भी वो एसआईपी अमाउंट को शुरुआत कर दिया जाते हैं तो भी
वो तो हर साल 5%, 8% और 10% तो इंक्रीज़ भी कर सकेंगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो स्टेप अप एसआईपी इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। अगर देखें तो फिक्स्ड एसआईपी में इन्वेस्ट तो फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन स्टेप अप एसआईपी में उसका इंक्रीमेंट और इन्फ्लेशन पर ध्यान रखकर वो तो एसआईपी अमाउंट को बढ़ा कर सकेंगे। क्योंकि जब आप एसआईपी शुरुआत कर दिया जाते उस समय आपका सेविंग्स कैपेसिटी तो कम होने के कारण अब तो कम अमाउंट से ही एसआईपी को शुरुआत कर दिया जाते हैं। लेकिन एक 5 साल और 10 साल होने के बाद आपका सेविंग्स कैपेसिटी तो ज़्यादा होने के कारण अब तो उसी तरीके की एसआईपी अमाउंट को बढ़ा कर सकेंगे। और जब आप यह प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाता है, यही हम स्टेप अप एसआईपी कह सकते हैं। जब आप स्टेप अप एसआईपी वजह से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। जब आप फिक्स्ड एसआईपी से स्टेप अप एसआईपी कंपेयर कर दिया जाते हैं तो स्टेप अप एसआईपी ही आपके लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकें और वो तो ही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। अब हम बात करने वाले पांचवा चीज़ होते हैं कि इंडेक्स फंड एसआईपी और कि एक्टिव फंड एसआईपी, जिसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इंडेक्स फंड तो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के बारे में बातचीत कर दिया जाते तो ये तो इंडेक्स में किस तरीके से या 50 स्टॉक्स होते हैं उस प्रोपोर्शनेट में वो तो खरीदने की ज़रूरी पड़ती है। इसका काम तो ज़्यादा आसानी ही होते हैं, क्योंकि यह तो बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में कोई भी एनालाइज करने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। लेकिन एक्टिव फंड में होने वाले फंड मैनेजर के लिए यह सभी चीज़ों के बारे में वेरीफाई करने की ज़रूरी पड़ती है। इसके बाद ही वो तो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट 50 स्टॉक्स चुनना चाहिए। अब तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आपको इंडेक्स बीट करने वाले फंड चुनने के लिए मदद कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर की असिस्टेंस नहीं है तो आप तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर है तो वो तो गाइड कर सकेंगे कि आप तो किस तरीके से एक्टिवली मैनेज फंड्स में एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। एसआईपी चुनने के लिए अब हम देखने वाले लास्ट चीज़ होते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और कि स्मॉल कैप, जिसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। लार्ज कैप होते हैं कि कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप से कंपेयर किया तो इसमें कम वॉलीटिलिटी भी पड़ती है। इसी कारण के लिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप से 1 और 2% तो कम रिटर्न भी दे सकेंगे। मिड कैप फंड्स तो लार्ज कैप फंड्स की तरह नहीं होते। ये तो मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के कारण ये तो लार्ज कैप फंड से भी ज़्यादा वॉलीटिलिटी होते हैं। लेकिन जब आपने स्मॉल कैप फंड से कंपेयर किया तो ये तो ज़्यादा स्टेबिलिटी भी दे सकते इन्वेस्टर के लिए। मिड कैप फंड्स तो इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे और उसी समय इसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी पड़ती है। जब आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो ये तो स्मॉल कैप फंड्स से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लिए दे सकेंगे, लेकिन इसके जनरेट करने वाले रिटर्न्स तो स्मॉल कैप फंड से भी कम पड़ती है। स्मॉल कैप फंड होते हैं कि अग्रेसिव फंड बाय नेचर, इसी कारण के लिए इसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी होते हैं और स्मॉल कैप फंड तो फेलियर होने का मौका भी ज़्यादा होते हैं। स्मॉल कैप फंड होते हैं कि एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जब आप स्मॉल कैप कंपनीज और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो फेलियर बनने का मौका भी होते हैं। इसी कारण के लिए अब तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल कैप फंड में दोनों रिस्क और रिटर्न ज़्यादा होते हैं। इसी कारण के लिए जब आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम 10 to 20 ईयर्स मिनिमम होते हैं, उस समय आप तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच कर सकते हैं। जब आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप रिटर्न्स को ब्लाइंडली कंपेयर कर दिया जाते तो स्मॉल कैप ही आपके लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम तो 3 to 5 ईयर्स होते हैं तो लार्ज कैप भी आपके लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। वो तो मार्केट सिचुएशन पर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम तो 10 to 20 ईयर्स होते हैं तो स्मॉल कैप तो आपके लिए ज़्यादा रिटर्न तो दे सकेंगे। स्मॉल कैप फंड तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। लेकिन यह सोच लेते हुए किसी भी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम जो 10 to 20 ईयर्स होते हैं वो तो पूरे फंड स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें तो स्मॉल कैप फंड तो 2 और 3 साल के लिए कोई भी रिटर्न भी नहीं दे सकेंगे और इसका प्रिंसिपल भी कम भी पड़ती है। इस समय अगर वो इन्वेस्टर के लिए पेशेंस और कन्विक्शन नहीं है तो उसके लिए सवाल उठती है कि यह फंड उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे या नहीं। इसी कारण के लिए अब तो मिक्स प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कि बैलेंस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए।
जैसे आप तो सम पोर्शन लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, सम पोर्शन मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और सम पोर्शन तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके वजह से आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा दिखता है। अगर आपने ज़्यादा वेटेज तो स्मॉल कैप के लिए दे दिया जाते तो आपका पोर्टफोलियो तो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। यह पोर्टफोलियो तो आपको लिए कुछ सिनेरियोस टैकल करने में मदद नहीं कर सकेंगे, इसीलिए आप तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप बनना चाहिए। अगर हमने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते और जल्दी से विड्रॉ करते हैं तो हमके लिए सही समय में विड्रॉ करने का फ़ायदा नहीं मिलते। इसके कारण मैंने यह बोलता हूँ कि आप तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपको वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा आसानी होती है। शायद है कि यह 6 पर्सपेक्टिव आपके लिए एक बेटर क्लैरिटी दे चुका है कि किस तरीके का SIP इन्वेस्टमेंट आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।